बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करता बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी होगी। आज मैं बहुत भागते दौड़ते आई हूँ स्टूडियोज़ में। उसकी वजह ये थी कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, टाइम पे हूँ मैं। मेरी वजह से कुछ लेट नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात है सबसे, और ये मुझे सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। अच्छा जी, कल रात को बड़ी अच्छी खबर आई, और वो ये कि पाकिस्तान के जो मायानाज जेवलिन थ्रो एथलीट हैं अरशद नदीम जी, उन्होंने इस्लामिक जो यकजहती गेम्स है उसके अंदर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए 83.05 मीटर की बेहतरीन थ्रो करके साथ गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। अरशद नदीम की ये जी लगातार दूसरी फतह है, जिसने एक बार फिर पाकिस्तानियों को एक बड़ी अच्छी खबर दी है, पाकिस्तानियों का सर फखर से बुलंद कर दिया है। फाइनल में पाकिस्तान के यासिर सुल्तान ने भी बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा की जी, सिल्वर मेडल उन्होंने हासिल किया। मुकाबले के मुख्तलिफ राउंड्स में अगर बात की जाए तो अरशद ने 75.44, 83.05, 82.48 और 77.06 मीटर की थ्रोस की, जबकि यासिर सुल्तान ने अगर बात की जाए तो 70.32, 74.43, 72.82 और 73.78 मीटर की थ्रोज रिकॉर्ड की हैं। इस्लामी यकजहती गेम्स 2025 में पाकिस्तान का यह पहला गोल्ड और सिल्वर मेडल है। इससे पहले अगर बात की जाए तो बॉक्सिंग में 2 ब्रॉन्ज मेडल जीते गए थे। यूं पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद अब 4 हो गई है। अरशद नदीम जिनके हवाले से बहुत ज़्यादा हमको बात भी करते हैं, बैक टू बैक उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ भी समेटी हैं। इस जीत के बाद उन्होंने क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। अलग अलग बड़ा शुक्र है कि मैं इंजरी के बाद दोबारा जो है वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में असला हिस्सा लिया है, और आज पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे इज्जत से नवाजा है और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा खुश हूँ क्योंकि मैंने कम बैक किया है इंजरी के बाद। और अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कंपटीशन है 2026 में, उसके लिए इंशाल्लाह भरपूर तैयारी करूंगा, क्योंकि अभी मैंने अपना पूरा फोकस मेरा था वो इंजरी पे कि अल्लाह ताला मुझे सेहत तंदुरुस्ती का दे, फिट कर दे, तो इंशाल्लाह मैं पार्टिसिपेट करूंगा। तो अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने मुझे फिट किया और वर्ल्ड इस्लामिक सॉलिडरिटी गेम्स में इज्जत दी, और मैं अपने पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। थैंक यू जी। इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स जिसमें अरशद नदीम ने मेडल जीता है, जीत के बाद उनके क्या तासुरात थे हमने आपको सुनवाए। आगे बढ़ते हैं जी। आज 20 नवंबर है, दुनिया भर में बच्चों का आलमी दिन आज सेलिब्रेट किया जा रहा है। आज जिसका मकसद सिर्फ ये नहीं है कि बच्चों के हवाले से हमने बात करनी है, बल्कि उनके हकूक़ को भी समहा उजागर करना है, उनकी फलाही, समाजी और कानूनी तहफ़्फ़ुज़ को भी बेहतर बनाना है। पाकिस्तान में जी हर साल इस दिन के हवाले से सरकारी और निजी सतह पर तकारीब होती हैं, जिसमें बच्चों के फ्यूचर रिलेटेड जो उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस है उसकी अहमियत के ऊपर समझाई भी जाती है, अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। इसी पस मंज़र में जी बच्चों की सबसे बुनियादी जो हक़ है वो दुरुस्त शनाख्त को यकीनी बनाने के लिए नाजरा ने हालिया सालों में अहम और जदीद रिफॉर्म्स मुतारिफ करवाए हैं। वो बेफॉर्म और बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन का एक पुराना, मुश्किल और एक बड़ा टाइम टेकिंग फेज़ होता था, अब मुकम्मल तौर पर डिजिटलाइज हो चुका है, जहां वालिदैन घर बैठे मोबाइल ऐप के ज़रिए ना सिर्फ जो एप्लीकेशन है उसको सबमिट करा सकते हैं, बल्कि अब फॉर्म जी तैयार होने पर इसे डाउनलोड करके ID वॉल्ट में भी महफूज कर सकते हैं। यह सिस्टम किस तरह वालिदैन के लिए आसानियाँ पैदा कर रहा है, मुस्तकबिल में बच्चों के हकूक़ और जो सरकारी सर्विसेज हैं उसको कैसे बेहतर बनाएगा, इसी हवाले से आज हम बात करेंगे। सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है नाजरा के, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया शबाहत साहब कि आपने हमें वक्त दिया। बड़ी अच्छी चीज़ है जी। लास्ट टाइम भी आई रिमेंबर जब हमारी आपसे बात हुई थी तो आपने इस ऐप के हवाले से हमें बड़ा बेहतर तौर पर बताया था। अब ये जो चूँकि आज हम वर्ल्ड चिल्ड्रन डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, बड़ा एक मुश्किल मरहला होता है पेरेंट्स के लिए कि बेफॉर्म बनाना है, फिर उसको कलेक्ट करना है, उसके ऊपर जो आप समझे कि डॉक्यूमेंटेशन उसको कैसे कंप्लीट करना है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो समहाउ इस चीज़ को मैनेज कर लेते थे, लेकिन एक वो तबका भी था जिनके लिए बड़ा चैलेंजिंग होता था ये। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो उर्मिला प्रोग्राम में खुश इनवाइट करने के लिए बहुत शुक्रिया। मैं बात यहाँ से शुरू करना चाहता हूँ कि जो बच्चों की शिनाख्त है, इसका अमल चूँकि यूनियन काउंसिल की सतह से शुरू होता है, और पहला प्रॉब्लम अवेयरनेस का है। जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनके पास शायद फाइनेंशियल रिसोर्सेज या बाज़ औक़ात एक्सपर्टीज़ की कमी होती है कि वो लोगों में उतनी
अवेयरनेस नहीं उजागर कर सकते। बाज़ इलाकों में हमने देखा कि बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन है उसकी रेशो बहुत कम है, और वो अलार्मिंगली कम जो रेशो है, इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ बच्चों की पैदाइश नहीं हो रही या बच्चों के अब तादाद में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि पेरेंट्स में रुझान कम है, अवेयरनेस नहीं है। नादरा ने इस हवाले से जो अपनी मोबाइल एप्लीकेशन है पाक आइडेंटिटी, जिसके बारे में मैंने पहले भी बात की अपने आपके साथ जो पिछली अपीयरेंस थी, उसमें तब से अब तक अब ये इजाफा हमने कर दिया है कि यूनियन काउंसिल की जो रजिस्ट्रेशंस हैं उनको भी पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ज़रिए हमने एक पहले पायलट प्रोजेक्ट में स्टार्ट किया पंजाब के 3 अजला से। अभी हाल ही में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने हमें गो हेड दिया है कि वो बहुत जल्द इसको पूरे पंजाब में इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, जिसका मतलब ये हुआ कि बच्चे का जो यूनियन काउंसिल से बर्थ सर्टिफिकेट बना है वो भी आप नादरा की पाक आइडेंटिटी एप्लीकेशन के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको यूनियन काउंसिल फिजिकली जाना नहीं पड़ेगा। वो सर्टिफिकेट बन के आपके मोबाइल में ही हमारी जो नादरा की ऐप है उसी के अंदर आपके पास आ भी जाएगा, और उसी को फिर फ़ायदा उठाते हुए आप उस बच्चे का बेफॉर्म भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अलावा केपी और बलूचिस्तान और सिंध गवर्नमेंट के साथ भी हमारी बातचीत चल रही है, जिन्होंने सिंध ने हमें कराची ईस्ट, केपी ने हमें पेशावर और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने हमें कोयटा का जो ज़िला है डिस्ट्रिक्ट कोयटा, उसके अंदर पॉलेट फेस में इनकी मंजूरी दी है। सो इंशाल्लाह अगले हफ्ते 10 दिन के अंदर हम इसकी अपने ट्विटर पे ऑफिशियली अनाउंसमेंट करेंगे, और इन अजला के लोग बच्चों की रजिस्ट्रेशन सिर्फ हमारी ऐप के ज़रिए ही करवा लें, तो उनको जाने की ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा शहबाज साहब, आपने भी ख़ुद बात की कि ये जो नॉर्मली प्रैक्टिस होती थी कि पैदाइश के 1 माह के अंदर अंदर जो आपने यूनियन काउंसिल की सतह के ऊपर इंदराज कराना बड़ा ज़रूरी है, और आपने कहा कि आपकी एप्लीकेशन में ये फैसिलिटी भी अब मौजूद है। मैं थोड़ा सा उन एरियाज़ को आपसे ज़रूर चाहूँगी आप आइडेंटिफाई करें जहाँ पर बच्चों की जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है वो कम है, रेशो कम है, चैलेंजेस ज़्यादा है, लोग करवाते नहीं हैं, और उसके बाद अगर ना करवाने की सूरत में जो मुश्किलात आती हैं उनको भी ज़रा हाईलाइट कीजिएगा। अच्छा, इसमें जो लो रजिस्ट्रेशन हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं आपको बताऊं, बड़ी आपके लिए भी शायद हैरत की बात होगी कि ये सारे के सारे दूर उफ्तादा इलाके नहीं हैं। हमारे कुछ मेन स्ट्रीम मेट्रोपॉलिटन्स भी, अगर उसको हम प्रोपोर्शन के साथ देखें कि जो सेंसस से हमें प्रोपोर्शन मिला है या नादरा के डाटा के साथ जब हम इसको देखते हैं नादरा के डाटा को और सेंसस को, तो हमें अंदाज़ा होता है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट क्या होगा। उसके एतबार से कई बड़े शहरों में बमशमूल लाहौर के जो बच्चों की रजिस्ट्रेशन की शरह है वो एट पार उस तरह से नहीं है, और उसकी जो वजह है, जैसे मैंने पहले अर्ज़ की, कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये बच्चा जो पैदा हो चुका है, जब तक कि स्कूल नहीं जा रहा, इसकी रजिस्ट्रेशन कराने का शायद एक तबके को नहीं पता कि फ़ायदा क्या है। अब जो फ़ायदा है वो ये है कि जब तक इस बच्चे का पैदाइशी सर्टिफिकेट नहीं बनेगा आप इसकी वैक्सीनेशन नहीं करवा सकेंगे। स्कूल जाना तो फिर एक बाद का मरला है। बच्चों में आपको पता है दुनिया भर में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बीमारी का रुझान या उनकी अडॉप्टेबिलिटी फॉर डिजीज़ ज़्यादा होती है, और इसी वजह से दुनिया भर में चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट को कम करने के लिए तमाम गवर्नमेंट्स काम करती हैं। तो बच्चे के साथ सेहत के मामलात उसके लिए ज़्यादा नाजुक होते हैं, उसके अंदर इतनी रेजिस्टेंस नहीं होती बीमारियों के अगेंस्ट, तो वो हेल्थ का मामला भी रह जाता है। आगे चल के जब उसने अपनी तालीम हासिल करनी है तो उसके लिए ऑब्वियसली स्कूल उसकी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, एंड देन दिस गोज़ ऑन, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका और आपकी हुकूमत के बीच में एक, आप समझे, तारुफ है, जिसमें आपको हुकूमत रिकग्नाइज करती है एक शहरी के तौर पे, और आपकी जिम्मेदारियां अपने ऊपर लेती है और आपको वो सारी फैसिलिटीज़ ऑफर करती है जो इस मुल्क में रहने वाले एक जो बाज़ाब्ता लीगल लिजिट कानूनी शहरी के जो हुकूक हैं वो आपको रजिस्ट्रेशन के ज़रिए मिलते हैं, तो बच्चे को वो हुकूक नहीं मिल पाते। अच्छा, इसमें एक ज़्यादा ख़तरनाक अंसर ये है कि बच्चों की रजिस्ट्रेशन तो छोड़िए, बहुत से वालिदैन ने खुद अपनी शादी का अंदराज नहीं करा रखा। अब यहाँ ये मामला समझना ज़रूरी है कि जब तक एक शादी का अंदराज नहीं हुआ तो उस शादी का जो, जब तक हम उसका रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो जाता, वो इंस्टीट्यूशन जिसको मैरिज कहते हैं वो क्रिएट नहीं हुआ, तो वो बच्चा तो रजिस्टर होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि जब जाएगा तो उसकी माँ का या उसके बाप का स्टेटस अगर कमारा आ रहा है
तो रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी वापस भेजेगी कि जी आप जाके अपनी शादी का इंदराज करवाएं। लोग इन मामलात को छोड़ देते हैं और फिर कोई तकलीफ आने पर उनको एकदम से ख्याल आता है, जिसकी वजह से मुश्किलात बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी शबाज साहब आपने एक और भी बात की, पहले जो बेफॉर्म होते थे उनके ऊपर आई बिलीव पिक्चर्स नहीं हुआ करती थी। अब इन पिक्चर्स वाले बेफॉर्म में मैं चाहूँगी ये जो हालिया तरमीम हुई है इसके बाद कितना इम्पॉर्टेंट है, और इससे जो पहले कुछ जो आपके लिए रिजर्वेशंस होती थी बहुत सारे लोगों की, ये किस तरह हेल्पफुल होगा सिक्योरिटी के हवाले से भी। और हमने फिर एक चाइल्ड स्मगलिंग वाला मामला भी बड़ा देखा है, उसमें कितना ये हेल्पफुल होगा ये जो पिक्चर के साथ बेफॉर्म की जो अब अवेलेबल होता है। अच्छा, आप ये देखिएगा सबसे पहले कि जब ये तरमीम हमने नहीं की थी तो उससे पहले का सिनारियो ये था कि हमारे पास अपनी 18 साल से कम उम्र आबादी की बाद तस्वीर शनाख्त मौजूद नहीं थी। और आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो यंग पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है वर्सेस द एजेड पॉपुलेशन। तो जब एक आबादी के एक बड़े हिस्से को आपने उसकी बात तस्वीर शनाख्त इस्टेब्लिश नहीं की, उसकी उंगलियों के निशानात नहीं हैं, तो उसकी जो शनाख्त है वो महफूज नहीं है। यानी आइडेंटिटी चोरी हो सकती है, द आइडेंटिटी कैन बी स्टोलन। उससे मुराद ये है कि मेरे बच्चे की जगह पर कोई ऐसा बच्चा जो पाकिस्तानी नहीं है वो भी अपनी शनाख्त प्रोसेस करवा सकता है सिस्टम के लूप होल्स का फ़ायदा उठा के। हमने अब ये कर दिया है कि जो बच्चा 3 साल से ऊपर जिसकी उम्र है, हमने उसकी तस्वीर को रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है। जो 10 साल से ऊपर है उसकी तस्वीर के साथ साथ बायोमेट्रिक्स, और जहां आंखों का स्कैन करने की सहूलत मौजूद है वहां उसका आइरिस भी हमने कैप्चर करना शुरू किया है। तो ये जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ता चला जाएगा, हम प्लान कर रहे हैं कि अगले साल 2 के अंदर पूरे पाकिस्तान के सारे सेंटर्स में हमारी ये सहूलत मौजूद हो। तो आपकी जो ये 18 साल से कम की पॉपुलेशन है, इसकी आंखों के निशानात भी और चेहरे की तस्वीर, तो अब जैसे जैसे बच्चे आते जा रहे हैं बेफॉर्म के लिए, इससे उन बच्चों की शनाख्त महफूज हो जाएगी, उन बच्चों की स्मगलिंग पॉसिबल नहीं रहेगी, उनको उनके राइट से महरूम करना मुमकिन नहीं रहेगा। और ये एक बहुत बड़ा कदम है। नादरा जो अगर आप इसको देखें कि एक वफाकी एंटिटी के तौर पे एक बड़ा यूनिक इदारा है जो तमाम शहरियों के कवायफ, बहुत दुनिया के बड़े बड़े ममालिक में ऐसी जो बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उनमें भी ये सहूलत नहीं है कि वफाकी सतह पर ये हो रहा हो। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी ये लीप है कि हमने बहुत बड़ी जंप ली है, और ये जो 18 साल से कम उम्र पॉपुलेशन की पिक्चर्स हमारे पास आनी शुरू हुई हैं, इससे इनकी आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करने में हमें बड़ी मदद मिल रही है। बिल्कुल ठीक है। इन दैन शहबाज साहब, ये जो अवेयरनेस वाली बात है, ये इस सारी बातों में आप लोग चूँकि इतना एफर्ट पुट कर रहे हैं चीज़ों को सिस्टमैटिकली रन करने के लिए, अवेयरनेस सबसे मेरे ख्याल से पहली एक स्टेप है जो कि क्रिएट करना भी समहाउ हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इस हवाले से हमारे प्लेटफॉर्म से आप कुछ भी कहना चाहें लोगों के अवेयरनेस के लिए व्हेन इट कम्स टू कि आपने बेफॉर्म बनवाना है, आपने आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, वालिदैन ने ख़ुद अपनी रजिस्ट्रेशन या शादी की रजिस्ट्रेशन करानी है, ये सारे वो स्टेप्स हैं जो आई थिंक कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अरबला, मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से जो देखने वाले हैं वो तो जाहिर है, मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर समझदार पढ़े लिखे आकिल बालिग लोग हैं, लेकिन आपके इर्द गिर्द में जो वल्नरेबल कम्युनिटीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो घर में काम करने वाले मुलाजिम हैं, आपके घरों के करीब जो ऐसे गरीब लोग हैं, दहकान हैं, मज़दूर हैं, भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं, उनको प्लीज़ ये एहसास दिलवाएं आप लोग अपनी अपनी सतह पर कि अपनी और अपने बच्चों की रजिस्ट्रेशन बर वक्त करें। ये एक ऐसी नाजुक चीज़ है कि अगर खुदा ना खास्ता, देखिए एक छोटी सी मैं मिसाल पेश करता हूँ, चारों प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस वक्त अपना अपना हेल्थ प्रोग्राम चला रही हैं और उसमें वो लोगों को ताउन करती हैं जिस किस्म की भी डिजीज़ हो। लेकिन अगर एक फ़र्द के पास रजिस्ट्रेशन कार्ड ही नहीं है, उसने नादरा में इंदराज नहीं कराया या उसके बच्चे का यूनियन काउंसिल में इंदराज नहीं हुआ, तो ये मामलात उनके लिए नामुमकिन हो जाएंगे। ये खुदा ना खास्ता इसकी बड़ी सीवियर कॉन्सिक्वेंसेज हो सकती हैं। तो वो तबका जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो कमज़ोर है माली तौर पर, अवेयरनेस के हिस्सा बनाएं उनको। और हमारी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, नादरा का बड़ा एक्टिव यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पे अकाउंट्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप पे हमारा ऑफिशियल चैनल है, उससे ये मालूमात आप खुद भी हासिल कर सकते हैं और इस वल्नरेबल कम्युनिटी तक भी हमारा ये पैगाम पहुँचाने में हमारी मदद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। सैयद शबाहत अली हमारे साथ मौजूद थे, तर्जुमान नादरा। बच्चों का आज आलमी दिन तो सेलिब्रेट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अभी भी 1.5 करोड़ ऐसे बच्चे हैं जिनके बेफॉर्म तक नहीं बने और जिनकी रजिस्ट्रेशन कराना
और जिस हवाले से नादरा की जो एप्लीकेशन है उस पर आवाम को फैसिलिटेट करने के लिए काम किया जा रहा है, उस हवाले से बता रहे थे। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब हमारे साथ मौजूद हैं स्क्रैबल चैंपियन वसीम खत्री, जिन्होंने हाल ही में आलमी सतह पर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जी वर्ल्ड स्क्रैबल चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। घाना के दारुल हुकूमत अक्रा में मुनक्किदा इस इवेंट में, इस मेगा इवेंट में वसीम ने 32 में से 22 मैचेस जीते हैं। ताहम मामूली फ़र्क की बिना के ऊपर वो फाइनल में जगह नहीं बना सके, मगर उनकी ये कारकर्दगी जी आलमी रैंकिंग में बेहतरी का सबब बनी है। टीम इवेंट में भी पाकिस्तान ने बेहतरीन खेल का मुजाहरा किया, जिसमें वसीम खत्री, हसन हादी, इब्ज़म सिद्दीकी, मोहम्मद अनायतुल्लाह और तारिक परवेज शामिल थे। कौमी टीम जी मजमूई तौर पर चौथे नंबर पर रही और चैम्पियनशिप में 28 ममालिक के 200 से ज़ायद प्लेयर्स ने पार्टिसिपेट किया था और आलमी चैम्पियन का एजाज़ जी एडम लेगिन ने न्यूजीलैंड के नाइजल रिचर्ड को 4-2 से शिकस्त देकर हासिल किया था। इस हवाले से हमारे साथ वसीम खत्री मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत मुबारकबाद वसीम आपको पहले तो ये मेडल्स जीतने के ऊपर। कैसा लग रहा है, कैसा कंपटीशन था? बहुत अच्छा फील हो रहा है। वालेकुम सलाम एंड थैंक यू फॉर द इनविटेशन एंड आई एम रियली ग्लेड टू जॉइन। थैंक यू सो मच। यस जी वसीम, मुझे अपने इस कंपटीशन, इस चैंपियनशिप के हवाले से बताएं, कैसा एक्सपीरियंस था आपका? वैसे तो स्क्रैबल हमने तो कभी इसको इतना सीरियसली लिया ही नहीं, एक बहुत रैंडम सी समहाउ हम इसको खेल कंसिडर करते हैं, बट आप जैसे बहुत सारे जो ज़बरदस्त प्लेयर्स हैं इंटरनेशनली चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से पाकिस्तान यूथ लेवल पे 5 बार आलमी चैंपियन है और ये पहला मौका था जिसमें एडल्ट लेवल पे पाकिस्तान की तीसरी पोजीशन आई है। और अभी मेरी जो वर्ल्ड रैंकिंग आफ्टर दिस टूर्नामेंट हुई है वो आई एम नाउ 13th इन द वर्ल्ड, 13th इन द वर्ल्ड। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। ऑब्वियसली जो कंपटीशन जो हम बचपन में स्क्रैबल खेलते हैं, इट्स अ डिफरेंट थिंग, वो हम घर में खेलते हैं, उसके घर के रूल्स होते हैं। बट इंटरनेशनली व्हाट वी प्ले इट्स अ डिफरेंट ऑल टुगेदर। कैसे तो होता है, उसमें थोड़ा सा बाकायदा एक्सप्लेन करें जी जी हमें थोड़ा सा वसीम एक्सप्लेन करें इसको। जी बिल्कुल। वर्ड एक्चुअली होता ये है कि इस तरह से कि जैसे आपकी टेक्निक्स, आपकी क्रिटिकल थिंकिंग, आप इसमें मैथ्स बहुत ज़्यादा इंक्लूड होती है, इसमें आपकी वोकैब बहुत अच्छी होनी चाहिए क्योंकि हम कॉलिंस की डिक्शनरी यूज़ करते हैं। तो उसमें आपको मिलियंस ऑफ वर्ड्स, मतलब कि इसकी प्रिपरेशन बहुत टफ होती है। हम बाकायदा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं टू लर्न द वर्ड्स और डेली हम 4 to 5 आवर्स स्टडी कर रहे होते हैं फॉर दिस प्रिपरेशन टू इस चैम्पियनशिप को तैयारी के लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान इसमें बहुत आई फिनिश थर्ड, तो ब्रॉन्ज मेडल जीता मैंने और ये सबसे बेस्ट पोजीशन थी पाकिस्तान में इन द वर्ल्ड चैंपियनशिप फ्रॉम लास्ट 40 इयर्स। ओह वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई एम ग्लैड कि पाकिस्तान ने इस चीज़ में भी जो कह लें एक अच्छी रैंकिंग स्कोर की है। अच्छा वसीम, आपने जैसे कहा कि इसके रूल्स बड़े डिफरेंट होते हैं और फिर बाकी जैसे हम मुख्तलिफ कंट्रीज से आए हुए लोग जिनमें 200+ पार्टिसिपेंट्स थे, जाहिर है आपकी वोकेबलरी, आपकी टेक्निक और आपकी जो स्किल है वो बड़ी मैटर करती होगी। आप किस तरह से आपको एज मिला? आपकी तैयारी में आपने क्या ऐसी चीज़ें ज़्यादा फोकस्ड रखी थी? तैयारी ये है कि हम इंटरनेशनल इवेंट्स साल में 1 या 2 बार खेलते हैं, तो हमें उससे एक्सपीरियंस, बहुत एक्सपोजर मिलता है। तो बट इंटरनेशनल इवेंट्स तो हर साल में 12-15 इवेंट्स होते हैं, बट ड्यू टू फाइनेंशियल थिंग्स तो हम होता ही है कि हम साल में 1 बार या 2 बार खेल पाते हैं। बट हमारी यहाँ पे लोकल जो है एसोसिएशंस हैं, वहाँ पे इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, तो हम यहाँ हमारी प्रिपरेशन आपस में खेलने से होती है। हम लाहौर में भी खेलते हैं, कराची में भी खेलते हैं। सो इट्स वन ऑफ द थिंग दैट वी रियली इंजॉय है। फिर उसके बाद हम जब इंटरनेशनल खेलने जाते हैं तो उसका एक्सपोजर एक डिफरेंट होता है। वहाँ पे डिफरेंट 28 ममालिक के कंट्रीज आए थे वहाँ पे खेलने, और जिसमें मैंने नाइजल रिचर्ड जो ही इज नंबर 1 प्लेयर इन द वर्ल्ड, जिसको मैंने हराया था, वो ये पाकिस्तानियों के लिए बहुत बड़ी एजाज की बात है। मतलब कि ही इज एक्चुअली द गॉड, मतलब कि उसको ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। जो कि वो वो सिर्फ स्क्रैबल इंग्लिश लैंग्वेज में चैंपियन नहीं है, वो स्पेनिश में भी चैंपियन है
और फ्रेंच की स्क्रैबल में चैंपियन है वो, और ही इज फ्रॉम न्यूजीलैंड। तो उसको हराना एक मेरे लिए बहुत बड़ी एजाज की बात थी, क्योंकि ही इज अ मशीन। तो एक एक टॉप प्लेयर को हराना, वो आपके माइलस्टोन अचीव करना होता है। अच्छा, अभी आपने वसीम कहा कि आई एम सरप्राइज्ड कि आपने इतने, जैसे आप कह रहे हैं, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम्स एंड ही इज़ अ प्रो इन दैट स्पोर्ट। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जाहिर है हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है इस गेम को लेकर। हम तो बहुत, जैसे मैंने पहले कहा, कैजुअल लेते थे, लेकिन अब आपने कहा कि यूथ में भी इसमें रिप्रेजेंटेशन है पाकिस्तान की, और अब सीनियर लेवल के ऊपर आके भी कितना लोगों का इंटरेस्ट है। आपने भी खेला है, दुनिया भर से अगर इतने ज़्यादा लोग आ रहे हैं पार्टिसिपेट करने, इट मीन्स कि दुनिया में तो उसका ट्रेंड है और अवेयरनेस भी है इस हवाले से। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारी कोशिश ये है कि हम इसको स्कूल लेवल पे हम स्टार्ट, मतलब कि हमारे मोटिव ये होता है कि स्कूल इंटर स्कूल इवेंट्स करवाएं, जो कि हर साल होते हैं। हमारा इंटरनेशनल यूथ लेवल पे पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है स्क्रैबल में, जो कि हम ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं कि इन द एडल्ट लेवल, ताकि जितने इंटरनेशनल वर्ल्ड चैंपियन बनते हैं तो पाकिस्तान से भी इसी तरह वर्ल्ड चैंपियन बने। तो हमारी कोशिश हमेशा, हम जो ना टारगेट करते हैं यूथ को, ताकि क्योंकि वही सरमाया है हमारा, और वही आगे जाके इंटरनेशनली खेल सकते हैं। क्योंकि हम तो ऑब्वियसली हम एक एक हद तक खेल सकते हैं, वी हैव टू वर्क एंड एवरीथिंग, उनके पास बहुत टाइम होता है, वो स्टडी के साथ इस चीज को लेके चल सकते हैं। बट ये है कि वी आर डूइंग आवर बेस्ट टू प्रोमोट स्क्रैबल इन पाकिस्तान। और even I just want to tell you that I am a professional Scrabble coach in HHS school system, जहाँ पे मेरे पास 7,000 स्टूडेंट्स हैं मेरे अंदर, एंड हैव अ असिस्टेंट कोच आल्सो। तो इसका ट्रेंड स्कूल में भी है बहुत ज़्यादा। और इट एक्चुअली स्क्रैबल हेल्प्स यू टू इम्प्रूव देयर वोकैब, उनकी स्पेलिंग्स बहुत इंप्रूव होती है स्क्रैबल से, और इसकी क्रिटिकल थिंकिंग, बच्चों की मैथ्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है, तो उनका ब्रेन स्टॉर्मिंग होती है आफ्टर दे प्ले स्क्रैबल। तो हमारी दिस गेम इज रिलेटेड टू एजुकेशन। तो अगर हम इसको सही से बिल्कुल लेके जाएंगे तो ये बच्चों के जो बच्चों को इंटरेस्ट नहीं होता पढ़ाई में, जिनको बच्चों को प्रॉब्लम्स होती हैं मैथ्स में, क्रिटिकल थिंकिंग में, तो वो इसको स्क्रैबल को लेके वो, और ये हमारे पास मिसाल है कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो अच्छे नहीं थे पढ़ाई में, जिन्होंने स्क्रैबल स्टार्ट किया, नाउ दे आर गुड इन स्क्रैबल आल्सो इन स्टडीज नाउ। तो दिस इज समथिंग इंस्पायरिंग फॉर एवरीवन। आई एम श्योर कि इसमें अगर ब्रेन स्टॉर्मिंग हो रही है, और दो कि हम तो अब हर चीज़ स्पेलिंग चेक करने हैं, कोई वोकैबुलरी का वर्ड है तो चैट जीपीटी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। आई एम श्योर कि ये एक ओल्ड स्कूल तो नहीं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो समाव बड़ी हेल्पफुल होगी। तो आप जब पढ़ा रहे होते हैं तो बच्चे कहते नहीं है हम क्यों इतनी ब्रेन स्टॉर्मिंग कर रहे हैं, हम तो चैट जीपीटी इस्तेमाल कर लेंगे। नहीं, एक्चुअली हमारी ये कोशिश होती है, क्योंकि इसमें हम डाइवर्सिटी उसमें लेके आए हैं, मतलब कि इसमें वर्ड चेकिंग लेके आए हैं, इसमें ऑनलाइन स्क्रैबल लेके आए हैं, तो इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए, एंड देन वी शो देम दैट यू कैन प्ले इंटरनेशनली, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप। और जब हमारी ये जब मिसालें, बच्चे जो जाते हैं इंटरनेशनल खेलने, तो हम उनको रोल मॉडल बनाते हैं कि दीज किड्स हैव बीन टू इंटरनेशनल। तो वो हमारी कोशिश होती है कि हम इंटरेस्ट डेवलप करें बच्चों में, टू ब्रिंग, ताकि वो स्पेलिंग लर्न करने में, मैथ्स इंप्रूव करने में इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से हमें कुछ इस हवाले से बताएं ना, जो बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप इसको एज अ प्रोफेशनल समहाउ स्पोर्ट भी परसू कर सकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज है, क्या पाथ वो डिसाइड करें और अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें इसको भी शामिल करें, बिकॉज समहाउ ये आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग और आपकी एजुकेशन और मैथ्स को भी इम्प्रूव करता है। बिल्कुल, मैं पेरेंट्स को मैसेज देना चाहता हूँ कि स्क्रैबल बोर्ड इज वेरी, इट्स अ वेरी वेरी चीप स्पोर्ट। इट्स आपको ये मार्केट से आराम से बोर्ड मिल जाएगा स्क्रैबल का। व्हाट यू पेरेंट्स कैन डू के परचेज दिस बोर्ड एंड जस्ट सिट विद देम विथ योर किड्स ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स। आप उन्हें 15 और उन्हें सिर्फ टेल देम टू मेक अप वर्ड्स, जस्ट स्टार्ट इस तरह से करें, और इन्हें एग्जाम्पल्स दें, आसपास आपके सराउंडिंग्स की एग्जाम्पल्स दें कि व्हाट यू कैन मेक, सी these letters can form this word। तो वो जिस तरह से वो, और फिर उसकी काउंटिंग होती है, हर लेटर की काउंटिंग होती है, तो फिर उनको काउंटिंग, मतलब कि आप स्टार्ट करें 15 मिनट लेके बैठे, 10 मिनट लेके बैठे, तो इसके बाद वो यू विल से कि वो जब वो डेली इस चीज़ को करेंगे ना, तो आप वो इनका इंटरेस्ट डेवलप होगा, फिर उनकी मोबाइल एक्टिविटी, उनकी बाकी सब की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी, वो स्क्रैबल पे ज़्यादा पर वो करेंगे कि हाँ वी वांट टू प्ले, वी वांट टू विन। तो वो जो नंबर काउंटिंग होगी आगे, ऐसा होगा कि जीत रहे होंगे, हार रहे होंगे, तो वो वहाँ पे इंटरेस्ट डेवलप होगा उनका।
ठीक है। और वसीम, आपने कोई ऐसा आगे कंपटीशन आ रहा है जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हो पार्टिसिपेट करने के लिए? हाँ, ये तो अभी मेजर मेगा इवेंट था, वर्ल्ड चैंपियनशिप थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह आई फिनिश थर्ड। अब इंशाल्लाह हमारा एक थाईलैंड में हो रहा है कॉजवे यूथ चैलेंज, कॉजवे कॉजवे इंटरनेशनल टूर्नामेंट, जिसमें 500 पूरी दुनिया से 500 प्लेयर्स आएंगे फ्रॉम 60 कंट्रीज। तो वो एक बहुत बड़ा और मेगा इवेंट है जिसमें हमें 36 गेम्स खेलने होंगे 4 डेज, और पाकिस्तान की इंशाल्लाह रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा होगी। हम टारगेट कर रहे हैं कि अराउंड 50 to 60 प्लेयर्स पाकिस्तान से ले जाएं, और वो एक सबसे टफेस्ट टूर्नामेंट इन द वर्ल्ड होता है। तो इंशाल्लाह के वो भी हम कोशिश करेंगे वो भी जीत के आए। इंशाल्लाह। चलें, गुड लक फॉर दैट। थैंक यू वेरी मच वसीम, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने में ज्वाइन किया है। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन जी। स्क्रैबल चैम्पियनशिप में मेडल जीत कर आए हैं वसीम, और इनके मुताबिक ये प्रॉपर एक स्पोर्ट है, और अगर इससे आपकी जो वोकैबुलरी है, आपका जो मैथमेटिक्स है या आपकी दूसरी स्किल्स हैं, वो भी समहाउ इम्प्रूव होती हैं। सो इट्स अ गुड थिंग कि आप अपने बच्चों के साथ इस एक्टिविटी में टाइम स्पेंड करें। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लब के बारे में बताने जा रहे हैं, जो कि पाकिस्तान का पहला नेशनल लेवल एस्ट्रोनॉमी क्लब है, जिसका आगाज़ कराची से हुआ जी, और अब इसके जो मेंबर्स हैं वो पाकिस्तान भर में मौजूद हैं। 2008 से जी कराची एस्ट्रोनॉमी क्लब ने पाकिस्तान में एस्ट्रोनॉमी को ना सिर्फ एक इंटरेस्टिंग हॉबी के तौर पे बल्कि एक साइंस के तौर पे भी फ़रोग देने के लिए बेशुमार वर्कशॉप्स, नाइट आउट्स और इवेंट्स का इनेकाद किया है। अब ये क्लब जी है इस साल अपनी तीसरी जो रद जगह इसका इनेकाद करने जा रहा है, जिसमें शिरकत करने वालों को जी जेमिनिड्स देखने को मिलेंगे। जेमिनिड्स क्या होते हैं ज़रा हम ये जानने की कोशिश करेंगे, और ये जो फिनोमिना है इसको किस तरह से ऑब्ज़र्व किया जाएगा, सेलिब्रेट किया जाएगा, इस पे हम बात करेंगे। हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं अबू बकर शेखानी, को फाउंडर कराची एस्ट्रोनॉमी सोसाइटी। उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। बहुत शुक्रिया अबू बकर आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। हमें आपके क्लब के हवाले से बड़ी एक्साइटमेंट हो रही है कि ये बड़ा अच्छी एक एक्टिविटी है। 2008 से आप लोग इस चीज़ को जारी रखे हुए हैं। थोड़ा सा हमें बैकग्राउंड दें, और अब तक आप लोगों ने किस तरह की एक्टिविटीज़ कराई हैं और क्या फोकस क्या है बेसिकली आप लोगों के इस क्लब का? जी शुक्रिया मुझे शो में इनवाइट करने का। हम लोग 2008 में हम लोगों ने ये क्लब बनाया था, और हमारा जो मकसद है वो ये है कि हम एस्ट्रोनॉमी और साइंस को प्रमोट करें थ्रू आउट पाकिस्तान। एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड, चांद गिरन से रिलेटेड, सूरज गिरन से रिलेटेड बहुत सारे लोगों के मिथ्स होते हैं, गलत फहमियाँ होती हैं और शक व शुबात होते हैं। सो उनको दूर किया जाता है उस साइंस के थ्रू। हम उनको साइंस समझाते हैं, राइट। और फिर हम लोग जो है वो स्कूल्स के अंदर इवेंट्स किए हम लोगों ने इन ऑर्डर टू प्रमोट दी एस्ट्रोनॉमी। अवेयरनेस के लिए हम लोगों ने पब्लिक इवेंट्स किए, डिफरेंट पार्क्स में किए, APIA प्लानिटेरियम कराची में है उसमें किए, बेतहाशा स्कूल्स, कॉलेजेस, म्यूजियम्स, हर जगह पे हम लोगों ने अपने इवेंट्स किए। टेलीस्कोप से लोगों को चांद दिखाया, प्लैनेट्स दिखाए, सूरज दिखाया, ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो, और जब लोगों को शौक पैदा होगा तो फिर वो खुद उसकी स्टडी में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस तरह के जो इवेंट्स आपने भी देखा कि हम ये एक डार्क स्काई में जा रहे हैं जेमिनिड्स देखने, तो ये हम लोगों ने 2009 में स्टार्ट किए थे, इसी मकसद के लिए कि हम कराची से दूर या किसी भी लाइट पॉल्यूटेड सिटी से दूर जाके एक बहुत ज़्यादा डार्क स्काई में जाके हम बहुत सारे सितारे देखें, और सितारों के साथ साथ हम नेबुलास देखें, गैलेक्सीज देखें, स्टार क्लस्टर्स देखें, और जितनी भी चीज़ें हैं। जिस तरह सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज का टॉपिक है वो है हमारा जेमिनिड्स मीटियोर, राइट। तो जेमिनिड्स मीटियोर आपने सुना होगा, टूटते तारे, शूटिंग स्टार्स उनको इंग्लिश में कहा जाता है। तो ये जो शूटिंग स्टार्स हैं ये हम लोगों ने पहली बार जेमिनिड्स ही देखे थे 2010 दिसंबर में। तो इसी तरह ये जो जेमिनिड्स हैं बेसिकली होते क्या है, पहले मैं वो समझाता हूँ। देखिए, दुनिया घूम रही है सूरज के अराउंड, और वो डिफरेंट डिफरेंट जगहों से गुजर रही है। सो स्पेस में कॉमेट्स गुजरे थे, दुमदार तारे, बहुत अरसा पहले, और अभी भी गुजर रहे होते हैं।
तो वो अपना बहुत सारा मटेरियल और डेब्री जो है, जो मलबा है, जो डस्ट है, वो छोड़ते हुए जाते हैं रास्ते में। तो उनके थ्रू जो है ये चीजें होती हैं। लेकिन जेमिनिट्स की क्या खास बात है? जेमिनिट्स कॉमेट का नहीं है, कॉमेट का मलबा नहीं है, जेमिनिट्स एस्टेरॉयड का मलबा है। और उस एस्टेरॉयड का नाम है 3200 पाइथन। ओके। सो ये बहुत सालों पहले गुजरा था हमारे अर्थ के करीब से, और वो अपने जर्रात छोड़ता हुआ चला गया। अब जब भी दुनिया हर साल दिसंबर में उस जगह से गुजरती है, तो उसकी जो जो एटमॉस्फेयर है उसमें वो ज़रात एंटर हो जाते हैं, उस ज़रात दाखिल हो जाते हैं। जब वो ज़रात दाखिल होते हैं तो जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसके अंदर फ्रिक्शन होती है, राइट? मतलब जब कोई भी पार्टिकल आता है अर्थ की तरफ तो उसमें फ्रिक्शन क्रिएट होती है, उस फ्रिक्शन से वो जलते हैं, और जब वो जलते हैं तो वो एक लाइट क्रिएट करते हैं, और वो हमें एक लकीर की तरह आसमान में नजर आता है। और ये जेमिनिट्स की क्या खास बात है कि ये आप एक रात में किसी भी डार्क लोकेशन से आप जो है वो तकरीबन 100 से 120 के करीब देख सकते हैं। ये रिकॉर्डेड है, ये थियोरेटिकल है। प्रैक्टिकली अगर आप रात में 100 भी देख लें तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, और हम लोगों ने देखे हैं और हम लोगों ने काउंट भी किए हैं। हम लोग ये ट्रेवल्स जो है, ये डार्क स्काई ट्रिप्स में, हम डार्क स्काई में हम लोग कोई 2009 से कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया। और हम लोगों ने डिफरेंट लोकेशंस, बलूचिस्तान में बहुत सारी जगहों पे हम जा चुके हैं, हम गोरख हिल्स जैसी जगह पे जा चुके हैं मल्टीपल टाइम्स। अब हम जा रहे हैं केव सिटी बेला, ओके। क्योंकि ये एक बॉटल 2 स्काई की कैटेगरी में आता है। यानी कि बॉटल स्काई इज द डार्केस्ट स्काई, और बॉटल 2 उसके बाद आता है। ओके। तो ये बॉटल 1 और 2 के बीच में है। यानी कि यहाँ आप अपनी आंख से गैलेक्सी देख सकते हैं। एंड्रोमेडा गैलेक्सी जो हमसे सबसे करीब गैलेक्सी है, वो हमें बड़ी आसानी से नजर आती है। और ये जो इवेंट है जेमिनिट्स मीटियोर शावर, ये हमें टूटते तारे पूरी रात दिखाई देते हैं। आप समझें कि जैसे ही जेमिनाई की कॉन्स्टिलेशन, इसको जेमिनिट्स कहते क्यों है? क्योंकि आसमान में बहुत सारी कॉन्स्टिलेशंस हैं, आपने नाम सुना होगा, या टॉरस, जेमिनाई, स्कॉर्पियो। तो या जैसे ही वो जेमिनाई की कॉन्स्टिलेशन राइज करती है, उसके कुछ घंटे बाद हमें ये जेमिनिट्स नजर आने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि ये सारे जो शूटिंग स्टार्स हमें स्काई में कहीं भी नजर आएंगे, हम जब उनको बैक ट्रेस करके जाएंगे तो हम जेमिनिट्स की जो जेमिनाई की जो कॉन्स्टिलेशन है उस पे जाके लैंड करेंगे। विच दैट्स वाई इनको हम जेमिनिट्स मीटियोर शावर कहते हैं। और ये पूरे दिसंबर में होते हैं, लेकिन इनकी जो पीक है वो होती है 12, 13, 14, और उसमें हमें डेट्स मिली 13 और 14, क्योंकि 13 और 14 को लकीली इस साल सैटरडे और संडे है। और हम लोग अपने जो ये ट्रिप्स करते हैं वो सैटरडे और संडे को ही करते हैं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग आ सकें इसमें, और लेमैन हो, वेरी पब्लिक हो, कोई भी। इंटरेस्टिंग, एंड आई एम श्योर कि ये तो बड़ी एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है। मैंने इतना जितना आप मुझे समझा सके हैं और अभी जितने शॉर्ट टाइम में, आई बिलीव कि जो स्पेस साइंसेज या जिनको स्पेस में इंटरेस्ट है, गैलेक्सीज में इंटरेस्ट है, उनके लिए ये फिनोमिना अगर हर साल हो रहा है, आई बिलीव, और उसको ये विटनेस कर रहे हैं अपनी आंखों से, तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स अ मिरेकल, आई बिलीव। और वही बात है कि ये अवेयरनेस अबू बकर साहब बड़ी ज़रूरी है, आई बिलीव। हम तो बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ ढूंढ रहे होते हैं ना कि जी अच्छा क्या करें, हमारे पास कोई प्रोडक्टिव चीज़ नहीं है करने को। दिस इज़ समथिंग जो कि एक नेचुरल और एक नेचर से कनेक्ट भी समहाउ, आई बिलीव, ये आपको करने का एक समहाउ तरीका है। बिल्कुल अग्रीड। ये हमें हमें जो है खालिक से मिलाती है, बिकॉज जब आप देखते हैं कि अल्लाह ने इतनी सारी क्रिएशंस की हैं, प्लैनेट्स हैं, गैलेक्सीज हैं, और सिर्फ एक गैलेक्सी नहीं है, बिलियंस ऑफ या गैलेक्सीज हैं यूनिवर्स में। और थाउजेंड्स ऑफ गैलेक्सीज तो खुद कैटलॉग हो चुकी हैं, जो लोग जो कि नासा ने देख ली हैं इस वक्त। और बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने थ्रू आउट द वर्ल्ड देख के उनको लॉक कर लिया है, उनको सबको जो है रिकॉर्ड किया हुआ है कि कौन सी गैलेक्सी का क्या शेप है, किस टाइप की गैलेक्सी है वो, और कहाँ है वो। तो ये सारी जो साइंस है ये लोगों को इंटरेस्ट दिलाने के लिए है, ताकि हम भी, पाकिस्तान भी स्पेस साइंसेस में आगे बढ़े। क्योंकि जब इंटरेस्ट होगा तो उसी के बाद वो खुद पढ़ाएंगे, और जब खुद पढ़ेंगे, खुद नॉलेज लेंगे, फिर ही वो आगे बढ़ सकेंगे। बिल्कुल। अच्छा अबू बकर साहब, अब मुझे ये बताएं कि जो आपके मेंबर्स हैं इस क्लब के, ये कहाँ कहाँ से हैं, और जो लोग आते हैं, कोशिश करते हैं, आप सैटरडे वीकेंड्स के ऊपर प्लान करते हैं अपने इस तरह के ट्रिप्स, कितनी पार्टिसिपेशन होती है लोगों को? आई रियली वांट कि हमारे यहाँ कितना इंटरेस्ट है लोगों का इस तरह की एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने का, वो भी थोड़ा आइडिया हो। और एज ग्रुप क्या है, बच्चे हैं, एडल्ट हैं, किस तरह से आते हैं? यस, सो
अभी हम लोग पिछले वीकेंड ही कराची से निकले थे रनीकोट की तरफ, जो कि सिंध में है, 250 किलोमीटर दूर। ठीक है। वहाँ हम लोग 140 लोग थे हम्म। और 140 लोग, 140 पीपल में हमारे पास बच्चे भी थे, फैमिलीज भी थी, और मतलब हर तरह के लोग थे, डॉक्टर्स भी थे, प्रोफेसर्स भी थे, और हम लोग जैसे जो प्रोफेशनल्स हैं, आईटी प्रोफेशनल्स, फाइनेंस, हर फील्ड से हर तरह का बंदा था, साइकोलॉजिस्ट थे। और बात करें तो फैमिलीज बहुत सारी थी, आप समझें कि 70% वर फैमिलीज। और हम लोग जो है वो कोस्टर्स में जाते हैं सबको लेके, जिनके पास गाड़ी नहीं होती या गाड़ी ड्राइव नहीं कर सकते, तो हम ये सारी अरेंजमेंट्स करते हैं। वहीं पे हम खाने पीने का भी अरेंजमेंट करते हैं, और कैंप्स के अंदर हम टेंट्स के अंदर पूरी रात जो है वो सोते हैं, या जितना भी अरसा लोगों को सोना हो। वरना तो हम कहते हैं इसको रत जगह, क्योंकि हम पूरी रात जागते हैं इसमें, और जाके हम पूरी रात प्लैनेट्स देखते हैं, गैलेक्सीज हैं, नेबुलाज हैं, और हमारे जो अवेयरनेस के सेशंस हैं, एस्ट्रोनॉमी के सेशंस हैं कि प्लैनेट कैसे बनता है, स्टार कैसे बनता है, और कहाँ पे कौन सा स्टार है, जिसको हम स्काई टूर कहते हैं, वो हम सब सिखाते हैं लोगों को। और उसमें हम पूरी रात इसी तरह से गुजारते हैं, सीखने और सिखाने में। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई बिलीव कि बहुत सारे लोग जो देख रहे होंगे जिनको नहीं भी पता वो आप लोगों के साथ जा सकते हैं, और जो इंटरेस्ट रखते हैं आई बिलीव बच्चों के लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। एक कितनी प्रोडक्टिव चीज़ है जिससे उनको इन्फॉर्मेशन भी मिल रही है, उनको आइडिया भी हो रहा है, और अल्लाह ताला की कुदरत तो डेफिनेटली हम सबको एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। थैंक यू वेरी मच अबू बकर शेखानी, बहुत शुक्रिया आपका। को फाउंडेड कराची एस्ट्रोनॉमी क्लब हमारे साथ मौजूद थे जी। इनकी एक्टिविटीज़ होती हैं और ये जेमिनिट्स के हवाले से बता रहे थे। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग फिनोमेना, और हर साल ये दिसंबर को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं उन इलाकों में जहाँ पे विजिटेबिलिटी का कोई इशू उस तरह से नहीं है। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। मौसमी सरमा आपको पता है आन पहुंचा है, और ऐसे में हमारी जो वार्डरोब है वो भी स्विच हो जाती है, जहाँ हम लॉन के कपड़े पहन रहे होते हैं, मुख्तलिफ जो मटेरियल्स चल रहे होते हैं। सर्दियों के अंदर ख़ास तौर पे गर्म शॉल्स का जो ट्रेंड है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, और अब गर्म शॉल्स आपको पता है कि उसकी बहुत सारी कैटेगरीज़ होती हैं, और उसमें अब जब हम मफलर्स, टॉलर्स और इन चीज़ों का भी जिक्र करते हैं तो कुछ कश्मीरी कढ़ाई के साथ होती हैं, मुख्तलिफ चीज़ों के साथ होती हैं। सो इन शॉल्स के साथ साथ जी पश्मीना से बने हुए सूट्स भी खासे पॉपुलर हो रहे हैं। और आज हमारे साथ एक ऐसी एंटरप्रेन्योर मौजूद है जो कि ऑलिव 19 के नाम से अपना ब्रांड रन कर रही हैं, और पहले हमारे पास शो में आई हुई है, तब ये पॉटरी का अपना काम लेकर आई थी, और अब ये आज हमारे पास मुख्तलिफ शॉल्स लेकर आई हैं जिसमें कुछ ड्रेसेस भी हैं। और सबीन फ़ारूक हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच सबीन कि आप तशरीफ़ लाएँ। थैंक यू फॉर मेकिंग मी हियर। अच्छा सबीन, मुझे थोड़ा सा बताएं कि आप अपने ब्रांड के तहत मुख्तलिफ चीज़ों को कर रही हैं, पॉटरी एंड नाउ दीज पश्मीना शॉल्स। कितना ट्रेंड है, किस तरह की एम्ब्रॉयडरी चल रही है, और आपके पास कैसे शॉल्स वगैरह होती हैं? हमारे पास बहुत वैरायटी है अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे सूट्स बहुत रनिंग में हैं क्योंकि पश्मीना सूट्स हैं, और कानी पश्मीना सूट्स भी हैं। अब दूसरे ये प्रिंटेड वाले जो आए हैं पश्मीना सूट्स ये हैं, फिर माइक्रो वेलवेट अब हमारे पास आ गई है। प्लेन्स शॉल्स में प्लेन लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, एम्ब्रॉयडर्ड भी पसंद करते हैं। बेसिकली डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, हर तरह के लोग होते हैं, हर तरह की पसंद होती है। लेकिन क्वालिटी हमारी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्रीमियम क्वालिटी है। प्राइजेस हमारी बड़ी रीज़नेबल प्राइजेस हैं, डिस्काउंट्स हमारे हर वक्त लगे रहते हैं तो उस वजह से हमारी सेल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हो जाती है, लोग पसंद करते हैं, रिव्यूज़ भी अच्छे आ जाते हैं। तो मुझे बताएं आप सोर्स वगैरह कहाँ से करती हैं अपनी शॉल्स को? आपके पास खुद कारीगर होते हैं या मुख्तलिफ जगहों से? अक्सर मुख्तलिफ जगहों से होते हैं, कुछ चाइना से भी अब आती हैं शॉल्स वगैरह जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, कुछ कश्मीर की शॉल्स भी हैं, कुछ आपके पहाड़ी इलाकों वगैरह से भी आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा से वगैरह से, और कुछ आपकी यहीं पे भी बन रही हैं। तो इट्स डिफरेंट जगहों से आप सोर्स करते हैं। प्योर जेन्युइन वो जो कश्मीरी चादरें होती हैं, देखिए प्योर जो है ना, दे आर टू एक्सपेंसिव। अगर हम प्योर पश्मीना की बात करें, वो तो पाकिस्तान में बन नहीं रही हैं, नहीं बनती हैं, ठीक है। और दूसरा प्योर शातोश की बात करें, एंड दे आर, अगर वो आती भी है ना तो दे आर टू एक्सपेंसिव। और उसकी ऑफ कोर्स कॉपी है, जब मेरे पास भी है, इनमें थ्रेड ऑफ पश्मीना या थ्रेड ऑफ शातोश होता है विद वूल, लेकिन ये कि प्योर तो नहीं, प्योर तो अब लाखों में शॉल्स। तो अब जैसे ये वाली जो सारी सामने मूनलाइट वाली आप शॉल देख रही हैं, ये इंडिया की मूनलाइट है, दिस इज़ नॉट लोकल मूनलाइट।
तो ऑफ कोर्स दिस इज़ एक्सपेंसिव मूनलाइट, तो इसमें लोकल भी कैटेगरी आ रही है, बट दैट वोंट बी वेरी सॉफ्ट, वो हार्ड होगी। तो ये चीज़ डिफरेंस करता है इन होता शॉल्स है। में। हाँ, तो आपने जो अब हम जिन एम्ब्रॉयडरी का जिक्र कर रहे हैं, ऑल दीज हैंडमेड या नहीं? ये भी मशीन में मशीन में मशीन है। में है। अब लोगों का ट्रेंड किस तरह का है कि वो किस तरह की प्रेफर करते हैं? जो जिनको पता है पश्मीना का, वो पश्मीना ही पहनते हैं, फिर वो लाखों के भी शॉल ले लेते हैं, उनके लिए मैटर नहीं करता। लेकिन हाँ, जिन लोगों के लिए प्राइस भी चाहिए, उन्हें अच्छी प्राइस चाहिए, लो बजट प्राइस या इकोनॉमिकल प्राइस चाहिए, तो वो फिर इसको भी पसंद करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी वार्म। अगर आप अभी आप बहुत दूर बैठी हुई हैं, लेकिन अगर आप देखें तो दे आर वेरी सॉफ्ट एंड दे आर वेरी कोजी। ओके तो ओके। ये तो अच्छी, मतलब डिफरेंट तरह की कैटेगरी है, हमारे हर कल्चर के लोग हैं, हर कैटेगरी के लोग हैं, तो हर कोई अच्छी चीज़ तो पहनना चाहता ही है ना। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो मैं ये कि प्राइस फ्रेंडली ही रखती हूँ चीज़ों को। बिल्कुल ठीक है। अच्छा सबीर, मुझे ये बताएं कि जाहिर है हमारे यहाँ लोकल मार्केट, जैसे आपने खुद भी कहा कि खैबर पख्तूनख्वा है या जी, सिंध में भी एक बहुत कल्चर जी, था, बिल्कुल। वहाँ पे भी हैंडमेड बहुत सारी ऐसी बिल्कुल। चीज़ें मिलती हैं। अब लोकल जो आपके कारीगर हैं उनके साथ आपका जब इंटरेक्शन होता है, आप जब उन लोगों से सोर्स करते हैं, आप डू यू थिंक कि हमारे पास इन वैसे ही मुल्क के अंदर इतनी वैरायटी और इतनी महारत और स्किल और इतनी खूबसूरती मौजूद है जो हम बाहर से भी सोर्स करते हैं? वो जो जैसे मेरे पास जो चाइना से जो चीज़ आती है, वो सॉफ्टनेस और वो वार्मनेस, क्या वजह है उसकी? उसकी जब मेरे ख्याल से शायद यहाँ पे अगर बनेगा तो वो थोड़ा ना हार्ड हो जाएगा, उतना सॉफ्ट नहीं होगा, उतना वार्म नहीं होगा। तो मशीन मेड चीज़ है, तो हो सकता है कि मशीनों की वो वैरायटी अभी यहाँ मौजूद नहीं है, और अगर हम एक्सपोर्ट करें तो दैट विल बी वेरी एक्सपेंसिव। तो इसलिए वहाँ से चीज़ें जो आ जाती हैं तो वो हमें प्राइस वाइज जो होती हैं फ्रेंडली होती हैं, बजट फ्रेंडली होती हैं, कि आप उनको इजीली फिर उसको वो चीज़ को कर सकते आपने हैं। जो शॉल ली है ये भी बहुत प्यारी है। Thank you so Is it much. हैंडमेड और या नो नो, दिस इज आल्सो मशीन मशीन मेड? और ओके ओके। और ज़्यादातर कलर्स में देखे हूँ बड़े वाइब्रेंट और फंकी से हैं। नॉर्मली विंटर्स के अंदर लोग बड़ा डल कपड़े पहन रहे होते हैं, उनके बिल्कुल। साथ ये कॉम्प्लीमेंट कर रहे हाँ, होते क्योंकि विंटर्स में मुझे लगता है लोग ज़्यादा, मैं खुद प्लेन्स बहुत पहनती हूँ, और प्लेन्स के साथ आप थोड़ा इस तरह की शॉल्स वगैरह ले लें तो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। और उसके बाद जैसे आप बहुत हर सूट के साथ शॉल नहीं लेते नॉर्मली लोग, हर तो वो एक दो शॉल्स ले लेते हैं, तो दैट इज़ गुड फॉर ऑल सूट्स। तो इस वजह से फिर मैं उसी तरह की वैरायटी रखती हूँ जो सबके साथ चल रहे हैं। Exactly. आई रिमेम्बर हमारे घरों में भी अम्मी वगैरह जब कुछ भी ऐसे होते तो एक दो शॉल्स होती थी जो हर सूट के साथ साथ चल जाती। कॉम्प्लीमेंट कर रही होती थी। बिल्कुल और ऐसे। तब तो वो बड़ी वूल की और उस तरह की हाँ। शॉल्स अवेलेबल होती थी। आई बिल्कुल। रिमेम्बर नथिया गलिया मरी जाते थे तो वहाँ से आते हुए बिल्कुल ऐसे। सौगात हाँ, कि वहाँ से हाँ। लेकर आते हैं। नहीं, अब तो वही चीज़ें यहाँ पे भी मिल जाती हैं, इजीली मिल बिल्कुल, जाती हैं। बिल्कुल। ऑलिव 19 पे भी मिल जाती हैं। सही। अच्छा अब मुझे ये बताएं सबीन, आप एक वेमेन एंटरप्रेन्योर हैं और जाहिर है आप मुख्तलिफ काम कर रही हैं। चैलेंजिंग होता है अपने ब्रांड को, अपने काम को इस्टेब्लिश करना? इट वॉज चैलेंजिंग बट नॉट नाउ, बिकॉज इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि मैं काम कर रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं मोस्टली, मुझे लगता है मुझे 10 साल हो गए काम करते हुए, और आपके साथ मैंने पहले भी जब शो किया था तो मैं बिल्कुल डिफरेंट वैरायटी के साथ आई थी। तो इतनी डिफरेंट फील्ड में काम कर रही हूँ, इतने डिफरेंट लोगों के साथ मेरा इंट्रैक्शन होता है, तो अब लोगों को भी मेरा पता है, मुझे भी मार्केट्स का पता है, तो अब इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। हाँ, लेकिन पहले बहुत डिफ़िकल्ट होता था। लेकिन अब सबसे ज़्यादा जो ऑनलाइन, या अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शॉप है लिबर्टी में, लेकिन ऑनलाइन में आपको अपने आप को बताना लोगों को कि आप कितने ट्रस्टवर्दी हैं, आप कितनी अच्छी सर्विसेज दे रहे हैं और ऑनेस्टी के साथ काम कर रहे हैं। बट अगर जैसे मुझसे कोई पूछता है जी प्योर पश्मीना, मैंने कहती नहीं, प्योर पश्मीना ऑफ कोर्स नहीं है, क्योंकि उसमें प्योर पश्मीना की वो मैं प्राइस आप आपको दे ही नहीं सकती। अगर मैं 5,000 6,000 में दे रही हूँ चीज़, तो प्योर पश्मीना हो ही नहीं सकती। तो अब इट्स नॉट दैट चैलेंजिंग। बिल्कुल ठीक है। अभी आपने बात की है कि ये आप डिफरेंट अपनी उसको एक्सपैंड कर रही हैं, जाहिर है पॉटरी, अब ये फैब्रिक एंड ऑल दैट, अब जो डाइवर्सिटी है मुख्तलिफ जगहों पे, अब मार्केट भी बड़ी ज़्यादा हो गई है अपनी। जो मैंने पाकिस्तान में, मैं ख़ुद ऑनलाइन बहुत ज़्यादा शॉपिंग करती हूँ और मुझे लगता है कि जो हमारे यहाँ आफ्टर सर्विसेज या कस्टमर सर्विस है वो अनफॉर्चुनेटली अच्छी नहीं है। बिल्कुल। ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए लोग बहुत डरते हैं कि जी हम क्या चीज़ ऑर्डर करेंगे और क्या आएगा। व्हेन इट कम्स टू क्लोथिंग एज वेल, वो तो दूसरी चीज़ें तो बहुत दूर की बात है। इस बात को मेक श्योर करना कि कस्टमर सर्विस अच्छी हो, ये कितना ज़रूरी है एज अ ब्रांड?
बहुत ज़रूरी। मतलब ऑनलाइन देखिए, अगर मैं कहूँ ना मैंने ऑनलाइन परचेज़ करना है तो मैं 10 दफ़ा सोचूंगी, ठीक है, लेकिन अगर मैं कहूँ Olive 19 से ऑनलाइन परचेज़ करना है तो मैं कहूँगी फट से कर लो, बिकॉज हमारी आफ्टर कस्टमर सर्विस इज़ एक्सेलेंट बियॉन्ड योर एक्सपेक्टेशन। हम कस्टमर के साथ बिल्कुल डायरेक्ट लेते हैं, वी आर अवेलेबल ऑन एवरी प्लेटफॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अब तो जो लोग लाहौर में, उनके लिए इट्स वेरी इजी कि वो लाहौर लिबर्टी शॉप पर आएँ और वहाँ आके उसको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। हम कोई नेगोशिएशन, कोई बात नहीं करते कि जी आपने क्या कर दिया। मतलब हमारी जो ये पश्मीना सूट या कानी सूट होते हैं, इनको मैं हमेशा अपने कस्टमर्स को बताती हूँ कि इसको थोड़ा लूज़ फिट में सिलवाएं, क्योंकि इनकी आप प्योर पश्मीना भी लेंगे ना, उसको भी हमेशा लूज़ फिट में सिलवाएं। और अगर आपको उसको और लॉन्ग लास्टिंग करना है तो उसके साथ हल्की सी लाइनिंग लगवा लें ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। लेकिन अगर कस्टमर नहीं करता, बिल्कुल बॉडी फिटेड सूट सिलवा लेता है, तो ऑफ कोर्स वो छिल जाएगा, बिल्कुल, ठीक है ना। तो अगर फिर उसकी कंप्लेन भी कभी कभार कस्टमर कहते हैं जी आपका इतना कपड़ा ख़राब है, तो वो फिर हमने लिया है वो भी वापस। ओके, बट आई एम नॉट टेलिंग दिस कि सब लोग मुझे आके वापस कर दें, बट लेकिन हमारी कस्टमर सर्विसेज इस तरह है कि आई एम हमने ग्लैड। चलें, आप बहुत ज़बरदस्त काम कर रही हैं और आपके पार्टिकल्स भी बड़े प्यारे हैं। और जाहिर है कि आप जैसी ख़वातीन अपने तौर पे कुछ इंडिपेंडेंट रहकर कर रही हैं, तो आई एम रियली ग्लैड। थैंक यू वेरी मच सबीन, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई। बहुत शुक्रिया। सबीन फ़ारूक हमारे साथ मौजूद थी जी, और विमेन एंटरप्रेन्योर हैं, अपना बिजनेस रन कर रही हैं, बड़ा सक्सेसफुली कर रही है, अपने ब्रांड के हवाले से बताई थी। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। आज हम डिजिटल और लेटेस्ट डेंटिस्ट्री के हवाले से बात करेंगे। आजकल जी जदीद जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं, ना सिर्फ दांतों के इलाज का मयार बदल रहे हैं, बल्कि हर उम्र के अफराद के लिए संभाव एक एतमाद और आसानी का ज़रिया भी बन रहे हैं। दुनिया भर की तरह जी पाकिस्तान में भी डिजिटल डेंटिस्ट्री ने इलाज को पहले से ज़्यादा सेफ़, लेस पेनफुल और इंतहाई प्रिडिक्टेबल बना दिया है। ताहम असल चैलेंज ये है कि जो मयारी टेक्नोलॉजी है, दुरुस्त इसकी तशख़ीस है, तरबियत याफ्ता डॉक्टर्स है, ये सब होना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान में जी डेंटिस्ट्री बड़े पैमाने पर तब्दील हो रही है, मगर सवाल ये है कि क्या ये जदीद सहूलतें हर पेशेंट तक पहुंच रही हैं या नहीं, और क्या हमारे क्लिनिक्स जो हैं वो आलमी मयार के जो इन्फेक्शन कंट्रोल है, टेक्निकल प्रोटोकॉल्स हैं, उस पर अमल दरामद करें। इसी हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर अली मौजूद हैं, जो कि पाकिस्तान में जदीद और डिजिटल डेंटिस्ट्री का एक तेज़ी से उभरता हुआ नाम है। इटर्ना डेंटल एंड एस्थेटिक्स क्लिनिक के बानी भी हैं, और इसके साथ साथ आज हम इनसे इनकी जो डिजिटल डेंटिस्ट्री में ये एक रेवोल्यूशन लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उस पर बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ओवरऑल जो हमारी डेंटल हेल्थ है वो कितनी ज़रूरी है, और आमतौर पर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम्स है जिसे लोग नॉर्मली नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वो आगे जाके संगीन मसले बनते हैं। हमारी सोसाइटी में ये एक प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है, हम बहुत निगलेक्ट करते हैं दांतों को। उसका मेजर रीज़न लगता है जस्ट बिकॉज हम देख नहीं सकते तो हम उनको इग्नोर करते हैं। हम अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं, बालों का रखते हैं, कपड़े हम महंगे से महंगे पहन लेते हैं, मगर दांतों को बहुत इग्नोर करते हैं। एंड दांतों की अहमियत आप यहाँ से समझ लें कि अगर आपके दांत ठीक नहीं हैं तो आप खाना प्रॉपर नहीं खा सकते, और प्रॉपर खाना नहीं खाएंगे तो वो स्टमक में प्रॉपर डाइजेशन नहीं होगी, और बहुत सी डिजीज़ेस दे स्टार्ट फ्रॉम द स्टमक। तो ये आपकी ओवरऑल बॉडी की जो हेल्थ है उसके लिए आपके दांतों की मेंटेनेंस बहुत ज़रूरी है, और यहाँ पे इसको बहुत निगलेक्ट किया जाता है। अब काफ़ी अवेयरनेस हो रही है इस मामले में, और आगे इंशाल्लाह इसमें बेहतरी आएगी। दैट्स इंटरेस्टिंग। अच्छा डॉक्टर अली, जैसे आपकी एक्सपर्टीज़ भी डिजिटल डेंटिस्ट्री के अंदर है, तो हमारे देखने वालों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें ये है क्या और ये कितनी हेल्पफुल है, और जो पेशेंट्स हैं वो उससे कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली डिजिटल डेंटिस्ट्री एक हम डेंटिस्ट्री की जितनी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स हैं उनकी मदद से अब हमने ट्रीटमेंट्स को बहुत ही पेनलेस और प्री ऑप प्लानिंग पे ले गए। अब हम कुछ भी अंदाजे से नहीं करते, अब हम सारा कुछ पहले विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें सीटी स्कैन्स आ जाते हैं, ओरल स्कैन्स आ जाते हैं, 3D प्रिंटर्स का इस्तेमाल होता है, उसकी मदद से हम ट्रीटमेंट की एक्यूरेसी
और एफिशिएंसी बहुत ज़्यादा हो जाती है, और जो ह्यूमन एरर होता है जो एक सर्जन के एंड से होता है, हम उसको बहुत हद तक मिनिमाइज़ कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये एक जदीद चीज़ है। ये कोई इसमें ये नहीं है, एडिशनल कॉस्ट नहीं है, इट्स लाइक जो नॉर्मल डेंटिस्ट्री है उसी कॉस्ट में ये सारा कुछ हो रहा है, मगर ये पेशेंट के लिए बहुत अच्छी है और इसका हीलिंग टाइम पीरियड बहुत अच्छा होता है। चलें, आई एम ग्लैड कि ये अगर बहुत एक सेफ़ प्रोसेस भी है और ये सारी चीज़ें हैं। अच्छा, आमतौर पर लोग जो डेंटल इम्प्लांट्स हैं उससे बड़ा रिलक्टेंट होते हैं, उन्हें लगता है कि ये एक बड़ा पेनफुल प्रोसेस है, लोग जब जाएंगे तो ये बड़ा पेनफुल होने वाला है। सो क्या ये वाला जो डिजिटल इम्प्लांट्स हैं ये भी इतने ही पेनफुल हैं कि मरीज़ मेंटली प्रिपेयर होकर जाए? नो, नॉट एट ऑल। यही तो दिस इज़ वेयर द डिजिटल डेंटिस्ट्री कम्स इन। हमने कुछ काटना नहीं है, हमने कुछ भी ब्लीडिंग नहीं होनी। अगर पहले 100% ब्लीडिंग होती थी तो अब 99% ब्लीडिंग हमने डिक्रीज़ कर दी है। अब क्योंकि कटिंग नहीं होती, फ्लैप रेज नहीं होते हैं, टिश्यू डैमेज नहीं होता, तो उसका हीलिंग प्रोसेस जो होता है वो बेसिकली पेनफुल होता है, तो अब वो नहीं होता। इसलिए अब इसकी, अगर आपने कभी दांत निकलवाया हो तो अब इम्प्लांट लगाने की दर्द जो है वो दांत निकलवाने से भी कम है, और मैक्सिमम 1 से 2 दिन का डिस्कम्फर्ट रहता है और उसके बाद यू गुड टू गो। और ये बिल्कुल मिथ हो चुका है अब, और इसीलिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हमें करना चाहिए ताकि हमारे जो ट्रीटमेंट्स हैं वो बेहतर से बेहतर हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक शख्स कैसे जज करे कि वो एक आइडियल कैंडिडेट है इम्प्लांट के लिए? आइडियल कैंडिडेट बेसिकली जहाँ पे भी आपके पास मिसिंग दांत है वो सिर्फ एक दांत नहीं मिसिंग है। होता क्या है कि अगर आपका फॉर एग्जांपल राइट साइड पे पीछे एक दांत मिसिंग है, तो जो अगले दांत हैं उनको जगह मिल रही है, वो उधर को मूव करने लग जाएंगे। आहिस्ता आहिस्ता सारे दांतों में स्पेसेस आने लग जाएंगी, ऊपर वाले दांत नीचे को निकलने लग जाएंगे, तो बेसिकली आपके पूरे दांतों की सबकी अलाइनमेंट ख़राब हो जाएगी। नंबर 2, दांत पेयर्स में काम करते हैं, एक दांत किसी काम का नहीं है, तो बेसिकली उन्होंने मिल के क्रश करना होता है खाने को। तो अगर नीचे दांत नहीं है तो आपका ऊपर वाला दांत भी किसी यूज़ में नहीं आ रहा, तो आप क्या करते हैं, आप अवॉइड करना शुरू कर देते हैं उस साइड से खाना, आप दूसरी साइड से खाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से दूसरी साइड पे ज़्यादा लोड आ जाता है और उस साइड की जो उसकी जो ख़राबियाँ हैं उस साइड पे वो ज़्यादा पैदा होने लगी। तो कोई भी बंदा इम्प्लांट लगवा सकता है, इसमें कोई भी एज लिमिट नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हम कहें जी आपको इम्प्लांट नहीं लग सकते। बच्चों में हम नहीं लगाते क्योंकि वो अभी डेवलपिंग होती है उनकी बोन, तो आफ्टर 16 हम कोई भी पेशेंट हम उसको, स्पेशली जो हमारे ओल्डर एज के पेशेंट्स हैं उनको हम बिल्कुल ये कहते हैं कि लगवाएं, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। ज़बरदस्त। अच्छा डॉक्टर लीब, ये बताइएगा कि जो आपके दांतों की हेल्थ है, ओरल केयर है, वो कितनी इम्पॉर्टेंट है और लोगों को कितने टाइम के बाद एक डेंटिस्ट के पास जाना चाहिए फॉर रेगुलर चेकअप्स? जो ओरल हेल्थ की मेंटेनेंस है उसको हम 5 स्टेप्स, जस्ट आप सिर्फ 5 स्टेप्स करें। आप ब्रश करें ट्वाइस डेली, ठीक है, आप फ्लॉस करें वंस, और आप पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें। डिहाइड्रेशन होती है तो आपका सलाइवा जो है वो उसकी प्रोडक्शन कम होती है, जिसकी वजह से दांतों में कीड़े ज़्यादा लगते हैं। नंबर 4, आप एवरी 6 मंथ्स यू विज़िट अ डेंटिस्ट फॉर स्केलिंग, ठीक है। और अगर आप ये 4-5 चीज़ें कर लें तो इसके साथ आपको कोई दांतों का मसला नहीं होगा। डेंटिस्ट्री में दांतों का मसला जितनी जल्दी पकड़ा जाए उतना कम कॉस्टली भी होता है और उतना वो फ़ायदेमंद भी होता है। हम अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने कहा कि हम वेट करते हैं जब तक दर्द ना होने लग जाए। अब दर्द होने लग जाती है तो वो फिर रूट कनाल होता है, तो हमें टाइमली एवरी 6 मंथ यू नीड टू विजिट अ डेंटिस्ट। ठीक है। अच्छा डॉक्टर ये भी बताइएगा, ऐसे कौन से सिम्टम्स हैं कि अगर एक शख्स को लग रहा है कि उसको ये सिम्टम्स वो फेस कर रहा है तो उसे फ़ौरन एक डेंटिस्ट के पास जाना है? ब्लीडिंग गम्स, जैसे आपके मसूड़ों से खून आने लग जाए, वो एक इनिशियल स्टेज होती है जहाँ से मसूड़ों की बीमारी शुरू होती है और वो फिर लीड करती है, बोन की रिसेशन होती है और दांतों में गैप्स आते हैं, सब कुछ। आपके दांतों में खाना फंसने लग जाए, पहले नहीं फंसता था, अब फंसने लग गया है, तो इसका मतलब वहाँ पे स्पेस है, उसको हमें चेक करने की ज़रूरत है। और
जब भी आपको सेंसिटिविटी ज़्यादा हो आप तब विज़िट करें, ठीक है। और बेसिकली एवरी 6 मंथ्स यू नीड टू विज़िट, चाहे कोई मसला है या नहीं है, क्योंकि कई ऐसे मसले होते हैं जो फॉर एग्जांपल जब दांत में पहले कीड़ा लगता है तो वो पेनलेस होता है, आपको पेन नहीं होती है। तो अगर उसको उस टाइम फिलिंग कर ली जाए, उसको उसी टाइम पे रोक लिया जाए, तो वो तो फिर इनिशियल स्टेज में ही हम उसको पकड़ लेते हैं। अब ये आप घर में अंदाज़ा नहीं लगा सकते इस चीज़ का, तो इसके लिए आपको डेंटिस्ट के पास आना बहुत ज़रूरी है। और जो दर्द की बात है वो जब होती है तब वो फिर बाद रूट कनाल पे जा चुकी होती है, और उस टाइम पे रूट कनाल के अलावा कोई इतना हमारे पास तरीका नहीं होता उसको। बिल्कुल ठीक है। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से आप देखने वालों को कोई भी चीज़ कन्वे करना चाहें कि कौन कौन सी ऐसी आदत है जो उनको अपनानी चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो बिल्कुल माइनस कर देनी चाहिए अपने लाइफस्टाइल से? सबसे पहले तो शुगर, हमें स्ट्रिक्टली स्पीकिंग मैं दांतों के लिहाज से बात करूं, हमें शुगर की क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती जितनी फ्रीक्वेंसी मैटर करती है। तो हम ये चाहेंगे कि आपने अगर कुछ मीठा खाना है तो आप एक दफ़ा ही खा लें, रादर दैन आप हर घंटे के बाद कुछ मीठा खा रहे हैं, उसकी वजह से दांतों का काफ़ी मसला। नंबर 2, एवरी टाइम यू ईट समथिंग उसके बाद रिंस योर माउथ, आप पानी से कुल्ली करें, और उससे क्या होता है कि एक दफ़ा आपके सारे दांत अच्छे तरीके से क्लीन हो जाते हैं। ब्रश करें ट्वाइस डेली विद अ फ्लोराइड कंटेनिंग टूथपेस्ट। फ्लोराइड होना उस टूथपेस्ट में बहुत ज़रूरी है। वाइटनिंग टूथपेस्ट वगैरह जो हैं वो इतना आपको कीड़ों से और दांतों के मसले से नहीं बचाती। फ्लॉस की अहमियत को हम बड़ा नज़रअंदाज करते हैं। अब बल्कि मैं आपके प्लेटफॉर्म से ये भी बताना चाहूँगा कि अब वाटर फ्लॉसर्स आ गए हैं, तो वो बहुत इजी टू यूज़ हैं, इतने कॉस्टली नहीं होते। और अगर आप लाइक जस्ट राइट वाटर फ्लॉसर और आपको ऑनलाइन आप उसको बाय कर लें, तो आप उसको एक दफ़ा दिन में यूज़ करें और आपको बहुत ज़्यादा अपनी ओरल हाइजीन में फ़र्क महसूस होगा। उसके बाद डिहाइड्रेशन, ये मैंने पहले भी बात की, मैं दोबारा इस पे एम्फेसिस दूंगा कि पानी का इस्तेमाल पूरा रखें। अगर आपकी बॉडी डिहाइड्रेटेड होती है तो आपका माउथ ड्राई होता है, और उसमें फिर जो मसले हैं वो उनको काफ़ी ज़्यादा बढ़ने में आसानी होती है। तो यही टिप्स हैं। एंड लास्टली 6 मंथ्स बाद यू नीड टू विज़िट अ डेंटिस्ट। आप सिर्फ विज़िट करें और स्केलिंग कराएं। अब स्केलिंग की अहमियत क्या है कि हम समझते हैं स्केलिंग सिर्फ दांतों के लिए है, नहीं। स्केलिंग बेसिकली जो आपका गम है और आपकी बोन है, जो सपोर्टिंग टिश्यू है दांत का, उसकी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके इफ़ेक्ट्स आपको अभी नहीं नज़र आएंगे। आप स्केलिंग नहीं करा रहे, यू डोंट फील के हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद, व्हेन यू रीच 50s तब आपको इसके इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे। हमारे यहाँ हमें लगता है कि कोई बुज़ुर्ग है तो उसके 8 दांत हैं, 6 दांत हैं, तो ये एक नॉर्मल है। नहीं, ऐसे नहीं होता। आप प्रॉपर अपने दांतों का ध्यान रखें तो आप 70-80s तक अपने सारे दांतों को बरकरार रख सकते हैं। तो यही मेरे ख्याल से लोगों को फॉलो करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अली, बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर अली एटर्ना डेंटल एंड एस्थेटिक्स क्लिनिक के जो फाउंडर हैं हमारे साथ मौजूद थे, और इनकी जो एक्सपर्टीज़ हैं डिजिटल डेंटिस्ट्री के हवाले से, उसके हवाले से बता रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आ गए। आप अक्सर हम यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट फॉरम्स के ऊपर ऐसी वीडियोस देख रहे होते हैं कि आप वज़न कम करने के बारे में सोच रहे होते हैं, तो आपके सामने बहुत सी एल्गोरिदम के थ्रू हमारे पास ऐसी आ जाती हैं। आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है उस टर्मिनोलॉजी को आपने पहले सुना होगा, कैलोरी डेफिसिट। आजकल दुनिया में सबसे ज़्यादा डिस्कस होने वाला टॉपिक है, लेकिन असल में कैलोरी डेफिसिट है क्या? सादा अल्फाज में जब आप अपनी जिस्मानी ज़रूरत से कम कैलोरीज लेते हैं तो समहाउ आपकी जो बॉडी है वो स्टोर हुआ फ़ैट उसको इस्तेमाल करना शुरू कर देता है, और समहाउ ये वेट लॉस का सबब बनता है।
लेकिन ये एक साइंसी जो एक रियलिटी है, क्या ये सेफ़ है? हम जो करते हैं ये सारी प्रैक्टिसेस, उसके साथ फिज़िकल एक्टिविटी है, आपका लाइफस्टाइल है, ये सारे फैक्टर्स इन्वॉल्व हो कि आप एक वेट लॉस जर्नी पे जा सकते हैं। लेकिन हिजाब वासिफ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच हिजाब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें ज्वाइन किया। ये टर्मिनोलॉजी हिजाब हमने बहुत कॉमनली सुनी है कि जी हम कैलोरी डेफिसिट वाले उस पर जा रहे हैं, या हमारा वो एक प्रोग्रेस चल रही है या प्रोसेस चल रहा है। सो इस टर्मिनोलॉजी को हमारे देखने वालों के लिए डिफ़ाइन करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके, बिल्कुल कैसी हैं? ठीक। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और मैं आसान अल्फाज में पहले तो डिफ़ाइन करूँगी कैलोरीज हैं क्या। जैसे एक गाड़ी को चलाने के लिए आपको फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह आपकी बॉडी को हर चीज़ के लिए कैलोरीज की ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो सोना हो, जागना हो, इवन कि आपकी आंखों का ब्लिंक करना भी। ठीक है, सो होता क्या है कि जब आप ज़रूरत से ज़्यादा कैलोरीज लेने लगते हैं, मतलब आप अपने फूड के इंटेक ज़्यादा कर लेते हैं और आप कैलोरीज को कम बर्न करते हैं, आपकी बॉडी की मूवमेंट कम होती है और आपका जो एक्टिविटी है वो कम होती है, तो बॉडी फैट को स्टोर करने लगती है। और जब बॉडी फैट को स्टोर करने लगती है तो आप वेट गेन करने लगते हैं ऑटोमेटिकली। अब कैलोरी डेफिसिट इज समथिंग, फॉर एग्जांपल मेरी बॉडी को 2000 कैलोरीज की ज़रूरत है, तो मैंने उसमें से कुछ कैलोरीज माइनस कर दी तो मैं ऑटोमेटिकली कैलोरी डेफिसिट में चली गई। आइडियली इट शुड बी अराउंड 500 to 300 कैलोरीज। ओके। अच्छा हिजाब सेफ है? मेरा सवाल ये है बिकॉज मोस्टली बिल्कुल सेफ है, बिल्कुल सेफ है, ऑफ कोर्स सेफ है, लेकिन उसका तरीकेकार ठीक होना चाहिए। अब आई डू नॉट रेकमेंड कि आप जब वही आपने जो बोला कि यूट्यूब पे और गूगल पे बेतहाशा डाइट्स पड़ी हुई हैं ऐसी जो आपको दिखेंगी कि 1000 कैलोरीज में डेली आप लें और आप एक वीक में जो है वो 7 kgs 8 kgs लूज कर लेंगे इस डाइट से। एग डाइट, बनाना डाइट, एप्पल डाइट, बहुत कीटो सारी डाइट, डाइट्स आपको प्रोटीन डाइट, नॉट सेफ एट ऑल। एक बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसको आप लॉन्ग रन में कंटिन्यू कर सकें। जब आप कोई भी चीज़ एक्सट्रीम पे करेंगे तो ऑफ कोर्स उसका आपकी सेहत पे जो है वो बुरा इम्पैक्ट होगा। तो आपको हर चीज़ एक बैलेंस वे में लेनी है। जब भी आप अपनी प्लेट को डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर होल फूड्स होने चाहिए, मतलब कि वेजिटेबल्स, प्रोटीन और होल ग्रेन्स। रोटी, चावल, उसकी क्वांटिटी ठीक होनी चाहिए, शर्त यह है कि आप सही क्वांटिटी में खाएं। बिल्कुल ठीक है, तो सही। फिर वो सेफ है। अच्छा, अब इसमें हिजाब एक और फैक्टर भी तो है ना कि हम सिर्फ अपनी डाइट पे, ठीक है एक मेजर हिस्सा आप अपना पोर्शन कंट्रोल करते हैं, डाइट को मेंटेन करते हैं तो आप वेट लॉस कर सकते हैं, लेकिन इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हैं, आपकी फिजिकल एक्टिविटी है, आपका लाइफस्टाइल है, ये सारे फैक्टर्स इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं जितना हम डाइट पे फोकस करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि हमने खाना पीना छोड़ दिया है तो ये हमारा डाइट हो गया और हमारा वेट लॉस जर्नी शुरू हो गया। बट एक्चुअली में इसमें बाद में जो इसका इम्पैक्ट है बॉडी के ऊपर, दैट्स वर्स्ट। ऑफ कोर्स, क्योंकि देखें हमारे यहाँ फिजिकल एक्टिविटी का तो कोई रुझान ही नहीं है। स्पेशली वो लोग जो 9 to 5 जॉब कर रहे हैं और बैठे हैं, उनको लगता है कि ये भी एक जॉब है अगर वो कुछ करेंगे अपनी बॉडी के लिए, तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एक्सरसाइज की बात मैंने क्यों नहीं की आपसे कि एक्सरसाइज इज नॉट ओनली फॉर वेट लॉस, ये आपकी बॉडी की नेसेसिटी है, आपने करना ही है। अपने लिए 45 to 50 मिनट्स डेली निकालने हैं। अगर आप नहीं निकालेंगे तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल मैं बाहर गैरेज में लाके BMW खड़ी कर दूँ या मैं फरारी खड़ी कर दूँ और मैं उसका ऑयल चेंज ना कराऊँ, मैं उसको यूज़ ना करूँ, तो ऑफकोर्स वो थोड़े दिन में मुझे काम देने लगेगी। तो आपकी बॉडी भी अल्लाह ताला ने इसी तरह डिज़ाइन की है कि आप उसे यूज़ नहीं करेंगे तो वो आपको थोड़े दिन के बाद आपकी नीज़ में पेन, आपकी शोल्डर्स में पेन, फ्रोजन शोल्डर, ये सारे मसले आपको शुरू हो जाएंगे। सो वी रिकमेंड कि जब भी आप कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, आपने कुछ कैलोरीज अपने फूड से डेफिसिट में जाना है और कुछ कैलोरीज वर्कआउट के थ्रू बर्न करनी है, देन यू विल गेट अ गुड रिजल्ट। बिल्कुल ठीक है, तो आइडियली ये होना चाहिए। आइडियली तो ये होना चाहिए, लेकिन हिजाब अब आइडियली ऐसा होता है कि हम वही बात है कि सोशल मीडिया हमने उसको अपना ट्रेनर, उसको अपना इंस्ट्रक्टर, उसको अपना न्यूट्रिशनिस्ट रख लिया है और अब हम समझते हैं कि जो वो हमें बता रहा है ChatGPT, हम उस पर अमल करेंगे सब ठीक हो जाएगा। बट एक्चुअली में आई हैव सीन केसेस अपने इर्द गिर्द, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली में, कि बहुत बुरा हाल हो जाता है। हेयर फॉल, स्किन, दीगर हेल्थ इश्यूज़ लोगों को ट्रिगर होना शुरू हो जाते हैं। इवन आई डिड कीटो डाइट, मैं खुद कहती हूँ कि मैंने कीटो डाइट करने की सबसे बड़ी गलती की थी एंड आई हैड अ मेजर हेयर फॉल। सो ये वो चीज़ें हैं जो हम किसी से, हालांकि मैंने एक प्रोफेशनल की हेल्प लेकर किया था, बट स्टिल
बहुत सारे लोग इस चीज़ देखिए, को फेस करते हैं। वही बात मैंने आपको कहा कि जब भी आप कोई डाइट करेंगे, कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे, रेकमेंडेड इज कि आप हमेशा एक बैलेंस प्लेट लेके चलें, ठीक है। अनलेस कि हाँ कोई कंडीशन नहीं है आपके साथ या कोई हेल्थ इशू नहीं है, तब आप कोई इस तरह की पर्टिकुलर डाइट पर जाएंगे। जब भी आप इस तरह की कोई डाइट करेंगे, क्रैश डाइट, ऑफ कोर्स आपकी स्किन पे इम्पैक्ट आएगा, आपके बाल झड़ने लगेंगे, आप एज करने लगेंगे बहुत जल्दी। सो डाइट ऐसी होनी चाहिए जो बैलेंस हो, जिसमें हर चीज़ इंक्लूडेड हो। बिल्कुल ठीक है। एंड हमारे प्लेटफॉर्म से हिजाब, एनीथिंग यू वांट टू ऐड? Just wanted to add कि I think women over 40s they need to work out, चाहे आपने कभी ज़िंदगी में वर्कआउट नहीं किया, बट दिस इज़ द राइट टाइम टू स्टार्ट। कोई ऐसा टाइम नहीं है कि आपको लेट हो गया, यू हैव टू स्टार्ट। चाहे आप बिगिनर लेवल से स्टार्ट करें, थोड़ी सी वॉक से स्टार्ट करें, बट अपने लिए टाइम निकालें, वो बहुत ज़रूरी है। अपनी डाइट का ख्याल रखें, ये आपको पे बैक करेगा इन योर 50s एंड इन योर 60s। जैसे आप सैलरी होती है ना, आपकी पेंशन आ रही होती है, इसी तरह आफ्टर 60 आपको पता चलता है इन चीज़ों के बेनिफिट्स। एग्जैक्टली, आई एग्री। थैंक यू वेरी मच हिजाब, बहुत शुक्रिया। हिजाब वासिफ हमारे साथ मौजूद थी जी, कैलोरी डेफिसिट के हवाले से हमें गाइड करी थी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ जी, इंशाल्लाह मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल, लेकिन जाते जाते हम आपको कराची के तारीखी कैंट स्टेशन लिए चलेंगे, जहाँ पर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से स्टेट ऑफ द आर्ट जो मंसूबे हैं उनका इफ्तिताह किया गया। इस हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हैं सैयद नुमान गुल, आप उनकी रिपोर्ट देखें। मैं आपसे मिलूंगी कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से कराची के कैंट स्टेशन पर स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया है। कैंट स्टेशन पर क्या क्या सहूलियात मुसाफिरों के लिए रखी गई हैं, आइए आपको दिखाते हैं। जी, स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबों की अगर बात कर ली जाए तो कैंट स्टेशन पर इन मंसूबों में जो सरफहरिस्त है वो एस्केलेटर है, जो मेरे अक़ब में इस वक्त मौजूद है, जहाँ पर जो है वो मुसाफिर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक उनकी जो रसाई है उसमें मदद मिल रही है। बुज़ुर्ग अफराद, ख़वातीन, माजूर और बच्चों के लिए ये काफ़ी जो है वो मददगार साबित होगा। जो लोग एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक जाने में जिन्हें दुश्वारियों का सामना रहता था, सीढ़ियाँ चढ़ना मुश्किल होता था जिनके लिए, ये उनके लिए लगाई गई हैं और ये एक ऐसा फ़ील दे रही हैं जैसे कि जो मुसाफिर हैं वो रेलवे स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी हवाई अड्डे पर मौजूद हैं। तो एस्केलेटर्स यहाँ पर नस्ब कर दी गई हैं जिसे आवाम के लिए अब खोल दिया गया है। ये वेटिंग एरिया है जहाँ पर मुसाफिर अपनी ट्रेनों का इंतज़ार कर सकते हैं जो किसी वजह से ताख़ीर का शिकार है। कुशादा रूम बनाया गया है जहाँ पर लग्जरी सीट्स लगाई गई हैं, जबकि इसके अलावा यहाँ पर एसी भी लगा हुआ है, पंखे लगे हुए हैं और इसके साथ साथ ख़वातीन और मर्द हजरात के लिए अलग अलग वॉशरूम यहाँ पर कायम किए गए हैं, ताकि अगर कोई ट्रेन घंटों घंटों ताख़ीर का शिकार है तो मुसाफिरों को इंतज़ार करने में यहाँ किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े। एक और कुशादा हॉल में मैं मौजूद हूँ। इस वेटिंग रूम में आरामदेह नशिस्तें लगाई गई हैं, साथ ही एसी का एहतमाम है। यहाँ पर अगर गर्मी से जो मुसाफिर परेशान होते हैं वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जो ताख़ीर का शिकार ट्रेनें हैं उनका इंतज़ार यहाँ आरामदेह नशिस्तों पर कर सकते हैं। एक मुसाफिर हमारे साथ भी मौजूद है, उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। पहले तो यहाँ पे कुछ भी नहीं था, बाहर सीटें लगी हुई थी सारी, वहाँ पे बैठते थे, जो मुसाफिर ज़्यादा हो जाते थे, बंदे काम मतलब ज़्यादा हो जाते थे, नहीं मतलब आप मतलब खुला मतलब हाल है ये, माशाल्लाह उन्होंने इफ्तिताह किया, अच्छा है, मतलब लोगों को सहूलत मिलती है। ये पाकिस्तान रेलवे और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इन मंसूबों के साथ कराची के कैंट स्टेशन पर इंटरनेट की सहूलियात मुसाफिरों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी गई हैं और मेरे अक़ब में ये बैनर लगा हुआ है जो कि जिस पे लिखा हुआ है फ्री वाईफाई अवेलेबल है। इसमें सबसे पहले आपने जो है वो अपना मौजूदा नेटवर्क सेलेक्ट करना है पहले स्टेप में, दूसरे स्टेप में अपना नाम और नंबर जो है वो यहाँ पर दर्ज करना है और उसके बाद आपके मोबाइल पर जो है वो एक कोड आएगा जिसे आप यहाँ पर तीसरे स्टेप में पेस्ट करने के बाद वाईफाई की जो सहूलियात हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट हासिल कर सकेंगे। ये मुसाफिरों का वो देरीना मसला था जो कैंट स्टेशन पर इंटरनेट की सहूलियात ना होने की वजह से हमेशा से दरपेश रहता था। पाकिस्तान रेलवे की जानिब से ये मसला हल कर दिया गया है और अब कैंट स्टेशन पर इंटरनेट की सहूलियात फ्री ऑफ कॉस्ट मुसाफिर इस्तेमाल कर सकते हैं।
जी, इस वक्त मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं कैंट स्टेशन पर नहीं बल्कि किसी लग्जरी होटल में मौजूद हूँ। बड़ी कुशादा यहाँ पर जो है वो चेयर्स रखी हुई हैं, सोफ़े रखे हुए हैं और टेबल्स इसके साथ मौजूद हैं। तो मैं इस वक्त फ़र्स्ट क्लास लाउंज में मौजूद हूँ, जिसका इफ्तिताह भी वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया है। और इस लाउंज के जो ऑपरेशनल हेड हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं, ज़ुबैर अली हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। 300 रुपीज़ चार्जेज़ हैं, जिसमें हम एंट्री करते हैं। कोई भी अपनी मर्ज़ी से जो ट्रैवल कर रहा है, नहीं कर रहा, रिसीव करने आए हैं, वो आके बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं 300 रुपीज़ में। और 300 रुपीज़ में हम कॉम्प्लीमेंट्री चाय और स्नैक्स साथ सर्व करते हैं। उसके अलावा हमारे पास फूड आइटम मौजूद हैं, वो जिसने खाने हैं वो पे करके एक्स्ट्रा जो है वो उसको परचेज़ करके खा सकता है। ठीक हो गया। बेहतरीन तौर पर यहाँ पर अगर कोई लग्जरी जगह पर बैठकर अपनी ट्रेन का इंतज़ार करना चाहता है तो वो उसके लिए ये हॉल फ़र्स्ट क्लास लाउंज बना दिया गया है, जहाँ पर 300 रुपये की एक मुनासिब कीमत पर जो है वो चाय भी मिलेगी और इसके साथ स्नैक्स भी फ़राम किए जा रहे हैं। तो ये मंसूबा भी स्टेट ऑफ द आर्ट में शामिल है, जिसका इफ्तिताह वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने किया है। इन तमाम मंसूबों के साथ एक ट्रेन शालीमार का भी इफ्तिताह किया गया है, जो अब नए डब्बों के साथ अपने सफ़र पर रवाना हो चुकी है। स्टेट ऑफ द आर्ट मंसूबों के तहत कराची का कैंट स्टेशन इस वक्त जदीद निज़ाम से, जदीद तकाज़ों से हमकिनार हो चुका है। कैमरामैन राना आसिफ के साथ सैयद नुमान गुल, पब्लिक न्यूज़, कराची।